तो हम लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंट्रोडक्शन का लेक्चर में है। ये लास्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शंस का, क्योंकि अब जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वेडनेसडे को तो फिर वॉल्यूम से आएगी। तो इंट्रोडक्शंस में ट्राई करो कि एक पूरा का पूरा एक ऑब्जर्वेशंस ले लो कि जीएसटी क्या है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, एकदम सिंपल हैं। फिर से देखो, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इंट्रोड्यूस ऑन 1 जुलाई 2017, वन नेशन वन टैक्स ऑन 8 जुलाई 2017। सेक्शन 1 में नेम, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, सेक्शन 3, 4, 5, 6 में एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्शन 7 में सप्लाई है, सेक्शन 8 में कंपोजिट मिक्स सप्लाई है, सेक्शन 9 में चार्जेबिलिटी है, सेक्शन 10 में कंपोजिशन, 11 में एग्जम्पशन है, 12 में टाइम ऑफ सप्लाई है, 13 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, 14 में चेंज इन द रेट है, 15 में ट्रांजेक्शन वैल्यू है, 16, 17, 18 में इनपुट टैक्स क्रेडिट है, 21 तक इनपुट टैक्स क्रेडिट है, सेक्शन 22 लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है 23 में आपका क्या है? सेक्शन 23 में आपका नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। जब मैं बात कर रहा हूँ सप्लाई की, सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई, दो कंपोनेंट सप्लाई में होने जरूरी। एक को हम कहते हैं बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस कंसिडरेशन, दैट इज B+C। ओके, तो 71A, 71B, 71C, 71A, 72 सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है, एसटीडी बिल आ रही है B+C इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में बी सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज और लाइसेंस। 71B इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वहाँ कुछ नहीं देखते हैं बल्कि कंसिडरेशन देखते हैं। 71C नो कंसिडरेशन, ओनली बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज RBIPA, R फॉर रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, B फॉर परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इफ ITC was taken earlier, I for import of service from relative, P for principal and agent, principal to agent और agent to principal को भी deemed supply माना जाएगा, provided when the agent is going to make a further supply, that further supply under the cover of invoice of agent। 71A में क्लासिफिकेशन है, 72 में आपका नेगेटिव लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट एम्प्लॉयर को सर्विस है, नेगेटिव लिस्ट कोर्ट या ट्राइब्यूनल सर्विस है, नेगेटिव लिस्ट कोर्ट या ट्राइब्यूनल सर्विस है, नेगेटिव लिस्ट। ओके सर, फिर मैंने कहा MP MLA दे या फिर मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी या म्यूनसिपलिटी दे या CM दे या PM दे या गवर्नर दे, CGI दे, AGI दे, इलेक्शन कमीशन दे या कैग के मेंबर्स दे या मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन दे या मेंबर्स ऑफ UPSC SSC, ये जो सर्विस देते हैं एग्जम्प्ट है, अलविदा एग्जम्प्ट है। फिर 5th में गए थे एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी एंड विनिंग, लॉटरी विनिंग पे GST लगता है, पर एक्शनेबल क्लेम पे यानी कि अनसिक्योर डेप्ट के ऊपर किसी तरीके का GST नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो तो पहले ही लैंड और बिल्डिंग को नेगेटिव लिस्ट में पहले ही डाल चुके हैं। देन ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री विदाउट टचिंग द बाउंड्रीज टू इंडिया, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव लिस्ट। सेक्शन 8 कहता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई इन कंजंक्शन एंड कंटिन्यूएशन विच आर नेचुरली बंडल, कंपोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई की रेट को देखेंगे, और 2 और मोर सप्लाई इन कंजंक्शन कंटिन्यूएशन विच आर नॉट नेचुरली बंडल इज अ मिक्स सप्लाई, हाईएस्ट रेट को देखेंगे। Then chargeability, most important part is the chargeability. Section 9 subsection 1 कहता है forward charge mechanism, the supplier is liable to pay GST to the government। 9 subsection 2 5 petroleum product पे भी GST नहीं है। 9 subsection 3 there are certain goods and service where recipient is liable to pay GST। 9 subsection 4 is registered person purchase the goods for unregistered person, the registered person is liable to pay the GST। 9(5) is regarding HAT, Ola, Uber, MMT are liable to pay the GST। Section 10 is for composition scheme। 11 is all exemptions are given, there are 82 entries are given in section 11 where we have to learn what are the exempted list where no GST। section 12 and 13 is time of supply and 15 is the transaction value। section 17, 18 is basically for ITC, 18, 19, 20, 19, 20, 21 is for ITC but very small provision। section 22 is liable for registration if you make my trip to Nagaland, if your turnover either goods or service is more than 10 lakh aggregate turnover, you are required to be registered। in case of Musa Bhai PTK teacher, if your aggregate turnover is more than 20 lakhs goods or services, you are required to be registered। but in case of rest of India, if you engage in supply of goods and aggregate turnover is more than 40 lakhs, then required to be registered, and in goods plus service then 20 lakhs। Section 23 not liable for registration, exclusively agriculturist who is exclusively engaged in supply of agriculture produce, then not required to register। second day says exclusively engaged in exempt supply, not required to register, or third is notified by the government। okay, सेक्शन 24 में हम पहुंच गए थे, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। बोलो,
बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक, देखो 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मतलब आपको यहाँ टर्नओवर नहीं देखना है, कंपल्सरी ये है कंपल्सरी। कि टर्नओवर 10 लाख है, 20 लाख है, 40, ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। बार में दारू पे जीएसटी नहीं लगता है बेटा, बार में दारू पे वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, हो गया। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने ये घटनाक्रम किया, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी। कोई रोक टोक दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 कराना पड़ेगा दादा। पर्सन मतलब आप और हम। मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि मैं अगर वेस्ट बंगाल से राजस्थान, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर मैं यहाँ से कलकत्ता में बैठ के, यानी कि वेस्ट बंगाल से मैं राजस्थान में सप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 रुपये का भी टर्नओवर होगा ना, तो मुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। एक्सेप्शन है 1 इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इंस्टेट से सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए ऑप्शन क्या है? यहाँ पे सरकार ने कहा है जब आपका मोर देन 10 या 20 हो तभी आप रजिस्ट्रेशन कर। 10 और 20 क्यों? मेक माई ट्रिप टू नागालैंड 10 और बाकी 20, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इंटर स्टेट होने के बावजूद भी, यानी कि इंटर स्टेट होने के बावजूद भी यहाँ लिमिट काम करती है सर्विस के केस में। दूसरा, इंटर स्टेट सप्लाई हैंडीक्राफ्ट गुड्स। इंटर स्टेट सप्लाई पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स यहाँ पे भी मोर देन 10 और 20 के ऊपर ही काम करता है। यानी कि इंटर स्टेट अगर आप सप्लाई करते हो किसकी, सर्विसेज की, तब टर्नओवर को देखेंगे, तब कंपल्सरी नहीं करेंगे। या इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए भी टर्नओवर देखेंगे, फिर कंपल्सरी नहीं करेंगे। तो ये तो कंपल्सरी है। यानी कि मैं वेस्ट बंगाल में बैठ के राजस्थान में अगर गुड्स सप्लाई करता हूँ तो मुझे तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर अगर मैं सर्विस करता हूँ तो मैं 10 और 20 लाख की लिमिट को देखूंगा। हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो हाथ से बनते हैं, जिसमें 75% हाथों का काम होता है, उस केस में भी गवर्नमेंट बोलती है नहीं, तुमको नहीं। हाँ, इंटर स्टेट पे IGST आता, बताऊंगा सब धीरे धीरे बताऊंगा, अभी हड़बड़ाओ मत। हड़बड़ाने का टाइम नहीं आया बेटा, अभी हड़बड़ाने का कोई टाइम नहीं है, सब बताऊंगा, आप टेंशन मत करो। ठीक है, आ जाइए। पर्सन मेकिंग हो गया। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैं इसका बारे में थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप लोग को मजा आएगा। आप लोग को नॉन रेसिडेंट, NRTP बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। थोड़ा सा बता देता हूँ तो तुमको आइडिया हो जाएगा इन दोनों के बारे में बोलना क्या चाह रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं CTP और इसे हम लोग कहते हैं NRTP। जैसे फॉर एग्जांपल, ढंग से समझना 10-20 का लिखा है तुमने, 10 और 20 लिमिट लिखा है था ना बेटा। ये रहा, 10 लाख के ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर होगा या 20 लाख के ऊपर होगा तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लाइबल फॉर कल ही तो लिखाए थे ओमकार भाई। तो यहाँ पे अगर
पिक्चर को समझो, अगर मैंने वेस्ट बंगाल से राजस्थान या महाराष्ट्र में गुड्स को सप्लाई किया, मैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, इवन 1000 रुपये का भी टर्नओवर होगा तो। पर सर्विसेज के केस में मैं तभी कराऊंगा जब मेरा टर्नओवर 10 या 20 लाख के ऊपर होगा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स में भी 10 और 20 के ऊपर होगा। आओ आरजू बेटा, लेट क्यों करते हो बेटा? मैं एक बार क्लास स्टार्ट कर देता हूँ तो मैं नहीं बकबक करता। शायद में मेरी ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जितना 1.5 घंटे में पढ़ाऊंगा बाकी लोग 2.5 घंटे में नहीं पढ़ाएंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जितना कवरेज मैं 1.5 घंटे में करूँगा ना, उतना कवरेज 3-3 घंटे में लोग नहीं करते हैं। ये बेट करता हूँ एकदम 100%, जितनी हाई कवरेज में दे देता हूँ 1.5 घंटे में। इसलिए मैं अपना एकदम शेड्यूल फिक्स है, 1 घंटा 45 मिनट, बाकी 2.5 घंटे के बराबर है। ठीक है ना? अब देखो सीटीपी ढंग से सुनना और दिमाग में सेट करो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें सेट करो। जैसे मैं कोलकाता में, मैंने वेस्ट बंगाल जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, WBGST में रजिस्टर, मतलब रजिस्टर बंदा हूँ बंगाल के, और यहाँ पे मैं रिटर्न सब फाइल करता हूँ। ठीक है, अचानक मुझे पता चला दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ा फेस्ट होने वाला है, बहुत बड़ा फेस्ट होने वाला है। वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, बड़े बड़े डीलर आने वाले हैं, वो लोग बड़ी होगी प्रगति मैदान में। मेरा भी मन हुआ प्रगति मैदान में जाने का, मैं भी वहाँ स्टॉल ढूंढने गया। तो जैसे ही मैं स्टॉल की बात किया तो वहाँ के डीलर एसोसिएशन ने, कैसा रजिस्ट्रेशन है आपका दिल्ली में? मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं क्यों रजिस्टर कराऊंगा दिल्ली में, मैं तो बंगाल में रजिस्टर हूँ, मेरा धंधा तो वहाँ है। ये तो अचानक आपने खोला है 40 दिन का, उसमें मैं दिल्ली में रजिस्टर क्यों कराऊँ? नहीं, आप बंगाल में WBGST में रजिस्टर हैं, पर आप दिल्ली के लिए हो गए बरसाती मेढक, क्योंकि प्रगति मैदान में स्टॉल खुलेगा, आप खोलेंगे फिर वापस चले जाएंगे। आप बन गए कौन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कौन बन गए आप? दिल्ली के लिए क्या है? कैजुअल है, आएंगे और चले जाएंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बरसाती मेढक, बरसाती मेढक। तो आपको दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो प्रगति मैदान में आपको दुकान खोलने देगा। अच्छा, एनआरटीपी के लिए क्या बोलो? हमारे भावेश भाई का बर्थडे था, भावेश भाई ने बर्थडे में सोचा कुछ डांस वांस होगा, सीधा मडोना को कॉल कर लिया, बोला मडोना मैम हमारे यहाँ मेरे बर्थडे में गाना गाएंगे, चाहे समझ में किसी को नहीं आया पर गिलाएंगे, हम लोग को बुलाएगा तो हम लोग को क्या समझ में आएंगे इंग्लिश। मैडोना मैम आई, एयरपोर्ट पे उतरने गई, पूछा कहाँ? बोला भावेश का बर्थडे पार्टी है, कितना पैसा? बोला 10 करोड़ रुपया दिया है। अच्छा, इंडिया में आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है? बोला ना आई डोंट हैव एनी प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया, व्हाई आई शुड? ओके, तो यू आर विदेशी मेढक, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। पहले रजिस्टर करा फिर परफॉर्मेंस देना। अब इसमें एक चीज सिखाता हूं तुम लोग को, इन दोनों के लिए एक रूल है, इन दोनों के लिए एक रूल है। इनको रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days prior to commencement। माने बिजनेस के कमेंसमेंट के 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। हो गया, बात खत्म। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों को समझ में आ गई होगी क्या? मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों को बात समझ में आ गई होगी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब मेरा इंडिया में मैं हूँ, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, रेसिडेंस भी है, पर जिस स्टेट में जा रहा हूँ वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, तो उस केस में मुझे वहाँ के लोग क्या बोलेंगे? तुम बरसाती मेढक हो, कैजुअल टैक्सेबल पर। बाहर से कोई बंदा है जिसका कोई प्लेस ऑफ रेसिडेंस इंडिया में नहीं हो तो उसे क्या बोलेगा? NRTP, NRTP, NRTP। यस सर, ठीक है, समझ गए? ओके सर। person
who are liable to pay tax under RCM। यानी कि RCM का मतलब मैं सप्लायर हूं, कर्णिमा, ओके ठीक है, मैं सप्लायर हूं, कर्णिमा कौन है, रिसिपेंट है। हु इज लाइबल टू पे GST, विक्रम बियानी। पर जो सप्लाई में कर रहा हूं RCM के मॉडल में है, माने कोई ऐसा गुड्स या ऐसा सर्विस जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। जैसे मैं लॉयर हूं, लॉयर कभी GST नहीं देता है। लॉयर जब जो भी सर्विस देता है उसमें रिसिपेंट ही लाइबल होता है। ये देखो, लॉयर के लिए हर जगह छूट है। तो लॉयर जब भी सर्विस देता है अपने क्लाइंट को, बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी लाइबल हो जाती है। तो बिजनेस एंटिटी अगर लाइबल होती है, लॉयर तो कभी लाइबल होगा ही नहीं। तो हु इज लाइबल टू पे GST, तो सरकार। आप देंगे बिजनेस एंटिटी में तो लॉयर हूं, देखो काला टी-शर्ट पर काला कोट हूं मैं, तो मेरा तो GST का प्रावधान ही नहीं आएगा। पर GST सरकार को जाएगा, तो आप दोगे, बिजनेस एंटिटी हो आप जब GST दोगे तो आप तो बोलोगे मैं तो रजिस्टर नहीं हूं। आप रजिस्टर हो जाइए और GST दीजिए, क्योंकि आपको टैक्स अंडर RCM देना है। ठीक। अब इसमें देखो एक पॉइंट है ना, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, नॉट लाइबल में यहां पे आता है पर्सन मेकिंग सप्लाई on which GST paid under RCM। आई बात समझ में? इस बात का मतलब समझे? दादा इनका GSTIN किनका बेटा, किनका, इनका ठीक। अब एक बात बताओ, मैं लॉयर हूं, मैं तो जो सर्विस दूंगा वो हमेशा ही कौन से मॉडल में है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसमें मैं तो लॉयर तो काला कोट तो GST देगा ही नहीं, हमेशा बिजनेस एंटिटी देगा। जब बिजनेस एंटिटी देगा तो मैं तो रजिस्टर होऊंगा ही नहीं। मैंने कहा मैं तो ऐसा सप्लाई करूंगा एक्सक्लूसिव, मैं वही सप्लाई करने वाला हूं जिसमें रिसिपेंट GST देने वाला है, तो मैं क्यों रजिस्टर कराऊं। जाओ लॉयर काला कोट, ऐसे 19 सर्विसेज हैं, चिंता मत करो। तो पर्सन हुआ लाइबल टू पे टैक्स अंडर RCM, फंसे तो आप। सप्लाई मैं कर रहा हूं, आउटवर्ड सप्लाई मेरी आपके लिए इनवर्ड, पर आप RCM में हो, आपको GST देना है तो पहले तो रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको। पर्सन who are required to deduct tax अंडर सेक्शन 51, यानी कि जो TDS वाला प्रोविजन आ गया, TDS डिडक्ट टैक्स मतलब TDS वाले सेक्शन 51 में प्रोविजन रहता है, उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि उनको टैक्स डिडक्ट करना है। अब टैक्स डिडक्ट करना है तो भैया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराओ डिपार्टमेंट के पास आके। कितने हुए, 3 2 5 1 2 3 4 5, आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करा के जाओ। पर्सन मेकिंग मैन, ठीक है ना, पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, मैं सप्लाई तो कर रहा हूँ, नो डाउट विक्रम बियानी इज मेकिंग सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई। अब देखो, ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन। मैं सप्लाई कर रहा हूँ भावेश के बिहाफ में, मैं सप्लाई कर रहा हूँ अग्रवाल के बिहाफ में, मैं सप्लाई कर रहा हूँ ओमकार के बिहाफ में, मैं सप्लाई कर रहा हूँ आरजू के बिहाफ में। तो मैं सप्लाई कर रहा हूँ इनके बिहाफ में, तो मैं कौन हूँ,
whether as agent or otherwise. ओके, यानी कि एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसे हम कहते हैं ISD. खाली आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर लिख के रखो, डिटेल्स में मैं बता दूंगा, ठीक है ना. अब देखो, पर्सन कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, रक्षित भी हो सकता है, भावेश भी हो सकता है, राहुल भी हो सकता है, आरजू भी हो सकती है, गिरिशा भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है. पर्सन हु सप्लाई, जैसे मैं सप्लाई कर रहा हूं, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर. समझ गए? पर्सन हु सप्लाई गुड्स टू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि मैं गुड्स को सप्लाई कर रहा हूं अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू. तो मेरे गुड्स कौन हो गए? मेरे गुड्स में कौन? ई-कॉमर्स. जो सप्लाई करता है वो ई-कॉमर्स है, जिसके प्लेटफॉर्म को यूज करता है उसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं, इको. तो मैं गुड्स की सप्लाई किसके थ्रू करा? अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू. तो विक्रम यानी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, भावेश को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रक्षित को करना. जहां तुमने अमेजन के प्लेटफॉर्म को यूज किया वहीं पे तुमको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी हो जाएगा. अब अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं ई कॉमर्स के थ्रू तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना, तो ई कॉमर्स के लिए कितने रूल होंगे सोचो. एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, Myntra, who is required to collect tax, was required to collect tax under section 52. यानी कि यहाँ पे क्या था? पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, जो टैक्स डिडक्ट करता है उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है. जो टैक्स को कलेक्ट करता है, TCS, इसे हम लोग कहते हैं TDS, इसे हम लोग कहते हैं TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. DT में भी पढ़ोगे, पर वो दोनों अलग है, ये और वो दोनों अलग है. TDS, इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. OIDAR, ये क्या है सर? यह है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा. आप कभी कोई चीज़ को सर्च करते हो, सर्च इंजन में जाते हो, कोई भी चीज़ को ढूंढ लेते हो, आपको जाना है लंदन की फ़्लाइट पकड़नी है, लंदन की फ़्लाइट पकड़नी है आपको, लंदन से कैलिफोर्निया जाना, आप सर्च करोगे तो पूरा रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा. तो उसे कहते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा बेस एसेस रिट्राइवल. उनका पोर्टल कहाँ है? दे आर फ्रॉम सिलिकॉन वैली. बोलो हमारा तो वहाँ पे है, हमें इससे कोई लेना देना ना. आप इंडिया में के रजिस्टर करवाइए, ऑप्शन नहीं है आपके पास. आइए इंडिया में रजिस्टर. तो ISD आ गया, TCS वाले आ गए, OIDAR आ गया, एजेंट आ गया. जो मेन टॉपिक है वो देखो, CTP आ गया, NRTP आ गया, TDS वाले आ गए, इंटरस्टेट सप्लाई और गुड्स आ गया. ऐसे फिंगर टिप में याद हो जाएगा, फिंगर टिप में, कि किसको इसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा. एक और है, ये तो तुमको ही पता ही हमेशा ही रहता है. अदर पर्सन एज notified by government.
देखो एक बात बता देता हूँ, जो आप इंट्रोडक्शन में भी कर रहे हो ना, जब आप ये कर रहे हो, इसके बाद आप रियलाइज़ भी नहीं कर सकते हो कि आपका क्या क्या हो गया। थोड़ा सा इंतज़ार करोगे तो देखो मैं तुम्हें क्या क्या करवा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। इवन दीज आर द क्वेश्चंस, 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, नॉट लाइबल, लाइबल, कंपल्सरी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चले आगे, हो गया। चलिए, रिट्राइवल सर्विसेज बेटा, रिट्राइवल सर्विस है, ऑनलाइन सर्विसेज है बेटा। अनीस, अभी तो मज़ा आने वाला, देखो असली चीज़ तो मैं सिखाता हूँ, देखो ठीक से सीखना है। ठीक से देखना, ये मान लो अनीश है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2022-23 यहाँ इसका एग्रीगेट टर्नओवर नील था, मई में जाके 7 लाख हो गया, जून में 15 लाख हो गया, जुलाई में 19,50,000 हो गया, और अगस्त में 7 अगस्त को ये 20,50,000 हो गया अचानक। ये कहाँ पे, मान लो ये अनीस कौन है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, तो 20 लाख के ऊपर होते सप्लायर ऑफ सर्विसेज है। तो सरकार ने कहा भाई 7 अगस्त को तुम हो गया, अब लाइबल हो गया, यानी कि अब ये क्या हो गया, अगर मैं इस पॉइंट को बोलूँ तो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया 7 अगस्त को। ध्यान से, तो किस तारीख को वो लाइबल हुआ, 7 अगस्त को। रूल कहता है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है ना, वो विद इन 30 डेज होना चाहिए, 30 डेज हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ लाइबल। तीस दिन का गवर्नमेंट समय देती है कि 30 दिन में आप करो, क्योंकि आप लाइबल हो गए तब तो करो। तो दो बातें हो सकती है कि 7 अगस्त को लाइबल हुआ और 30 दिन के भीतर उनको करना है, कितने दिन के भीतर,
30 दिन के भीतर, और भाई साहब ने एप्लीकेशन कर दिया या नहीं किया। मान लो उसने एप्लीकेशन किया 25 अगस्त को और यहाँ आपने एप्लीकेशन किया मान लो 15 सितंबर को, दो अलग अलग डेट हो गई। इसमें 30 दिन के बाद किया, इसमें 30 दिन के भीतर कर लिया। यहाँ पे एप्लीकेशन किया तो डिपार्टमेंट ग्रांट भी करेगी, ग्रांट डिपार्टमेंट ने 1 सितंबर को कर दिया, इस केस में ग्रांट डिपार्टमेंट ने 20 सितंबर को किया। अब असली गेम यहाँ पे देखो, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब हो जाएगा? अगर आपने 30 दिन के भीतर, अगर आपने 30 दिन के भीतर एप्लीकेशन कर दिया तो इफेक्टिव डेट हो जाएगी, इफेक्टिव डेट हो जाएगी इफेक्टिव डेट हो जाएगी 7 अगस्त। कौन सा दिन? जिस दिन वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ था। अगर आपने 30 दिन के भीतर एप्लीकेशन कर दिया तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में किस दिन हुआ? जिस दिन आप लाइबल हुए। और अगर आपने 30 दिन के भीतर एप्लीकेशन नहीं किया तो इफेक्टिव डेट हो जाएगी आपके लिए 20/9, डेट ऑफ ग्रांट। ये अपने दिमाग में डाल लो, जितनी जल्दी डालोगे उतना अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे रजिस्ट्रेशन में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 30 दिन में एप्लीकेशन किया, हाँ, तो किस दिन से इफेक्टिव हुआ? जिस दिन से लाइबल हुआ। नहीं हुआ तो जिस दिन से ग्रांट हुआ। बस ये चार्ट आपको हमेशा याद रखना है। आएगा बेटा, जो जल्दी किया तो उसके लिए कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक, और लेट किया तो फाइन, उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आईटीसी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ग्रांट ये रहा 20/9, जिस दिन ग्रांट होगा, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसको डेट ऑफ ग्रांट कहते हैं। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है उसे डेट ऑफ ग्रांट कहते हैं। चले, प्रोसीड्यूर है। आज तुम मुझसे हेडिंग पूछ रहे हो, मैंने कितने बकवास आदमी हो रे भाई ओमकार, हैं? तुम सही में एकदम टॉर्चर हो, कभी कभी तुम टॉर्चर कर देते हो। यहाँ तो लिख दिया था 22 लाइबल, 23 नॉट लाइबल, 24 कंपल्सरी। भूल गया था, टॉर्चर करो मेरे पे। है ना मजेदार? ये सब 25 से 25 जो है, याद रखना। जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है?
स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। जहां से आप सप्लाई करेंगे उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। जहां से आप सप्लाई करोगे उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन, अगर मैं वेस्ट बंगाल से करा तो मुझे वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर मैं महाराष्ट्र से कर रहा हूं तो मुझे महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कराना, जो भी कराना है मुझे स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कराना है। 100 बात की एक बात, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है 25(3), वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। आ बैल मुझे मार, कहावत सुना ना, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, इसको हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। बोलिए क्या? ओ भाई साहब ढंग से समझो ना। बंदा है नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, क्यों टर्नओवर ही क्रॉस नहीं किया। अंडर सेक्शन 24 न तो कंपल्सरी है, बट मेक एन एप्लीकेशन, फॉर रजिस्ट्रेशन। बोला मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो इसी को तो बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, इसलिए इसका नाम पड़ गया। जनरली कितने दिन में? 7 दिन का रजिस्ट्रेशन सेट का ऑनलाइन आता है, 7 दिन होता है। 7 days, 7 days, 7 days, 7 days। सेवन डेज। हो गया वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप न तो लाइबल थे और ना आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन थे आपका, ठीक है ना। न तो आप लाइबल हो ना आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है आपका, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। ये पूरी स्लाइड देख लो भाई। नहीं, हर स्टेट में जीएसटी नंबर कैसे सेम होगा बेटा? हर स्टेट का अपना जीएसटी नंबर का शेड्यूल अलग होता है। 7 दिन में बेटा एप्लीकेशन ग्रांट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है पांडे भाई। 7 दिन में या तो ग्रांट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। वो पूरा चार्ट बनेगा, कैसे प्रोसेस का चार्ट, कैसे आप एप्लीकेशन करते हो, कौन से फॉर्म में करते हो, फिर गवर्नमेंट उसको देखती है, पीओ उसको चेक करता है, सब कुछ 7 दिन के भीतर होता है। ठीक है, चले, ये याद रखना वॉलेंट्री। अच्छा, एक चीज अभी बता देता हूं, फिर बोलना मत, बताया नहीं। 25(4) में ना वो डिस्टिंक्ट पर्सन बताया था ना, वो है, याद है? समझे? याद है इंट्रोडक्शन का क्लास में ही बताया, डिस्टिंक्ट पर्सन सेम स्टेट और अदर स्टेट में मैं अपना प्लेस ऑफ बिजनेस खोलूंगा तो डिस्टिंक्ट पर्सन सेम पैन नंबर पे, चाहे कुछ हो नहीं हो। ये है 25(4), ये सीक्वेंस चल रही है, ये देखो पूरी सीक्वेंस चल रही है। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, वो 15 डिजिट का होता है।
उसका फर्स्ट 10 डिजिट पैन नंबर होता है। यानी कि बिना पैन के आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। अगर आपके पास पैन नंबर ही नहीं है तो आप क्या रजिस्ट्रेशन करा लोगे? कैसा लगा? याद मैंने समझ आया? इसे हम कहते हैं पैन नंबर वाला 25/6। काफी है। चलिए, तो कहने का मतलब है एक तरीके से आपको एक आइडिया खड़ा हो गया, रजिस्ट्रेशन का आइडिया खड़ा हो गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका इंट्रोडक्शन में अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं पता होगा तो मैं बार बार बोलूंगा रजिस्टर पर्सन अंडर सेक्शन 22, 24, 25 22, 24, 25। अब आपके दिमाग में होगा 22 लाइबल, 10, 20, 40, 24 कंपल्सरी इनको कराना ही है। इंटर स्टेट सप्लाई, इनपुट सर्विस, टीडीएस वाले, टीसीएस वाले में, ई कॉमर्स के थ्रू या ई कॉमर्स वाले 25 बैल मुझे मार, बैल मुझे मार। तो ये सब आइडिया होगा ना तब आप जीएसटी पढ़ते वक्त, क्योंकि जीएसटी का हर लाइन स्टार्ट होगा रजिस्टर पर्सन, और मैं हर लाइन में बोलूंगा 22, 24, 25। ये क्या बोल रहे हैं? अब तो तुम्हें पता है ये क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। तो अब ये सब का कोई आपको जरूरत नहीं है जानने का। अब आएगा सीधा सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31। में बहुत सारे सेक्शन हैं। 31 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है ना, बहुत सारे सेक्शन हैं, पर अपने को भी उतना माथा पच्ची करने की जरूरत है नहीं। अपने को तो सिंपल सी बातें समझनी है। देखो, जब भी आप सप्लाई करते हो या तो आप टैक्स इनवॉइस रेस करोगे। इनवॉइस जो आप दुकान में जाते हो आपको जो मिलता है उसे टैक्स इनवॉइस कहते हैं, या आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होता है? अगर आप कवर्ड अंडर सेक्शन 10, यानी कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम को फॉलो कर रहे हो जहाँ पे कोई जीएसटी नहीं है, या फिर आप एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो आप बिल ऑफ सप्लाई करोगे। और अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो या जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो आपको टैक्स इनवॉइस रेस करना। जीरो रेटेड एक्सपोर्ट को बोलते हैं अपने, एक्सपोर्ट एसईजेड सप्लाई को अपने जीरो रेटेड बोलते हैं। तो अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, जीरो रेटेड सप्लाई और एक्सपोर्ट के केस में आपको टैक्स इनवॉइस रेस करना है। बोला ओके सर, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप एग्जम सप्लाई कर रहे हो या आप सेक्शन 10 में हो, यानी कि कंपोजिशन स्कीम, वो स्कीम जिसमें छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने कहा कि आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। सिंपल बात कही, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं।
ये आपको पता होना चाहिए कि जब बंदा आप जो परचेस कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई, तो सामने वाला बंदा आपको इनवॉइस दे रहा होगा टैक्स। और अगर आप कोई परचेस कर रहे हो जो एग्जाम्पशन कंपोजिशन स्कीम में एग्जाम सप्लाई, तो वो आपको देगा बिल ऑफ सप्लाई। ये दो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जीएसटी के। सामने वाला आपको क्या देगा? सामने वाला आपको या तो टैक्स इनवॉइस देगा या बिल ऑफ सप्लाई देगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भावेश बेटा, जब आप टैक्स, इससे ज़्यादा डिफरेंस और इसमें क्या बताऊं बेटा? बता तो दिया आपको। अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ, जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इनवॉइस इशू करूँगा। अगर मैं सेक्शन 10 यानी कि स्कीम में हूँ या मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू करूँगा। एक्सपोर्ट जीरो रेटेड में आता है, ठीक है ना? हो गई बात खत्म। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, चलो। जब मैं सप्लाई वर्ड यूज़ करूँगा, जब मैं सप्लाई वर्ड यूज़ करूँगा, एक, दो, तीन, तीन तरीके सप्लाई है। एक को हम कहते हैं टैक्सेबल सप्लाई, एक को कहते हैं जीरो रेटेड, एक को कहते हैं एग्जाम सप्लाई। ठीक। अब एग्जाम सप्लाई भी ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और सुन लिए। एग्जाम सप्लाई में खेला है। एग्जाम सप्लाई में आता है एक होली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 11 एग्जाम्पशन, फिर आता है नील रेटेड जिसका एक्ट में रेट ही नील है, और तीसरा आता है नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर। ये हो गई बात खत्म। अब आप देख लो, कितना सारा सप्लाई है। टैक्सेबल, जीरो रेटेड, एग्जाम्प्ट। एग्जाम में क्या? होली एग्जाम्प्ट, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल। जीरो रेटेड जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा तो समझ लेना
जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो वो जीरो रेटेड लगता है। एक्सपोर्ट करता हूँ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सामान को भेजता हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सामान को भेजता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फंसता हूँ। ओनली एग्जाम नील रेटेड। अब आप लॉजिक ये लगा। अब दूसरी जो बात है ना, असली बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये देखो। इसलिए जब मैं टैक्सेबल सप्लाई करूं या जीरो रेटेड करूं तो आईटीसी की जब बात आती है तो आंसर होता है यस, आईटीसी मिलेगा। और जब मैं होली एग्जाम नील रेटेड की बात करूं, आईटीसी की बात करूं, तो अगर आप एग्जाम सप्लाई करते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं सप्लाई एग्जाम कर रहा हूं तो टैक्स नहीं लग रहा है। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए आईटीसी क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली आईटीसी? इनपुट टैक्स क्रेडिट किस लिए आया? टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। तो पहले क्रेडिट दे दिया, क्योंकि परचेस प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इंक्लूड, इसलिए उसको आईटीसी लाया गया। जब मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं तो सप्लाई पे जब जीएसटी नहीं लगेगा तो डबल टैक्सेशन नहीं होगा। डबल टैक्सेशन होगा तो एग्जाम सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलता है। बहुत बड़ा अंतर है। अभी अच्छा, जब पूछ रहे हो तो बता ही देता हूं। नील रेट का मतलब हुआ कि एक्ट में जिस गुड्स को सप्लाई करो, जैसे कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल, इसमें लिखा हुआ है इसका रेट नील है, तो इनवॉइस जब मैं बनाऊंगा तो मैं तो इनवॉइस इशू नहीं कर, बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा, और बिल ऑफ सप्लाई करूंगा, आईटीसी वीटीसी कुछ मिलना नहीं है, चला गया, आया गया। तो ऐसा हो सकता है ना कि इस सोच के देखो प्रयाग, इस कंप्यूटर लैपटॉप को, सॉरी क्या है ये, कैलकुलेटर को बनाने के लिए मैंने कई रॉ मटेरियल खरीदे जिसमें मैंने टैक्स भी पेमेंट किया, पर जब फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया तो ये एग्जाम सप्लाई है। तो एग्जाम सप्लाई तो मैं टैक्स इनवॉइस तो रेस करूंगा नहीं, मैं तो बिल ऑफ सप्लाई रेस करूंगा, और बिल ऑफ सप्लाई करूंगा तो जो मैंने टैक्स जीएसटी पेमेंट किया तो रॉ मटेरियल पे मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। पर जब मैं जीरो रेटेड की बात करता हूं, ये एक्सपोर्ट प्रमोशनल स्कीम है। सोचो, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया जिस पे जीएसटी मैंने दिया, और मैं उस प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, और मैं अगर उसको नील रेटेड में डाल देता तो मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू करता। तो परचेज करते हो जो जीएसटी मैंने पेमेंट किया उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, तो मेरी परचेज प्राइस बढ़ जाती। परचेज प्राइस बढ़ जाती तो एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाती। तो सरकार ने उस चीज को अवॉइड करने के लिए एक्सपोर्ट को डाल दिया जीरो रेटेड। जीरो जैसे रेट है 5, अगर मैं बोलूं रेट क्या है 5, उसी तरह रेट क्या है जीरो। जीरो भी तो एक रेट ही है ना। तो जीरो रेटेड लगाने का मतलब मैं क्या इशू करूंगा, टैक्स इनवॉइस, और जैसे मैं टैक्स इनवॉइस रेज करूंगा तो जो जीएसटी मैंने पेमेंट किया उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट मिलेगा, परचेज प्राइस गिरेगी, परचेज प्राइस गिरेगी, एक्सपोर्ट में कंपटीशन आ जाएगा, मैं सस्ते दाम पे भेज सकूंगा। इतना कुछ कैलकुलेशन दिमाग में लेके चलना पड़ता है। सोचो, जीरो और नील, कितना सरकार ने सोचा होगा इन सब चीजों के ऊपर, समझ रहे हो? नील रेटेड अलग है, नील रेटेड प्रोडक्ट वाइज है, कहीं एक्ट में लिखा रहेगा नील 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 नील। अभी गूगल में सर्च मारो ना, नील रेटेड गुड्स अंडर जीएसटी, 50 नाम निकल के आ जाएंगे। चलो बोलो यस सर, चलो अच्छा ध्यान से देखना। आप अपनी साइट खोले रहते हैं, तो मैं गांव दुनिया की खोलूं, दूसरों की साइट खोलूं? दूसरों के देखने का हमें टाइम नहीं है, अपनी लाइफ में ये सब काम नहीं कर सकते। आ जाओ ध्यान से। अब एक देखो, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, सेक्शन 32 तो पहले लिखा हुआ है,
ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट द जीएसटी। अब उस लाइन का सेंस भी तो समझ रहे होगे ना, और उस लाइन का सेंस भी तो समझ रहे होगे ना। आ गया स्वाद भावेश, आ गया। देखो 31 टैक्स इनवॉइस देख लिया हमने। सेक्शन 32 क्या कह रहा है? ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट द जीएसटी। अब मजा भी आएगा ना, जब मैं रजिस्टर्ड पर्सन बोलूंगा तो क्या लिखूंगा? रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, 24, 25 सब सेक्शन 3 22, 24, 25, 3 22, 24, 25, 3। और एक वंस सेक्शन 33 क्या बोल रहा है? सेक्शन 33 बोल रहा है वंस जीएसटी पेड मस्ट इंडिकेट द अमाउंट इन एवरी डॉक्यूमेंट। जो भी आप डॉक्यूमेंट इशू करोगे, टैक्स इनवॉइस करो या ये करो वो करो, आईटीसी सेटअप करेंगे तभी तो। सुप्रियो इतना कहानी है, जीरो रेटेड लाया ही आईटीसी को सेटअप करने के लिए, एक्सपोर्ट को कम्पिटिटिव बनाने के लिए। नालायक। आगे बढ़े। ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट तो वहीं पे पढ़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो भी वहीं पे पढ़ेंगे, जब पढ़ना है वहीं पे पढ़ेंगे। जीएसटीआर में तो बहुत मैंने बवाल चीज़ है, बवाल। थोड़ा सा हिंट दूंगा, ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अरेस्ट कर लो इसको। जैसे सेक्शन 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब समझ में ये है 37, 38, 39, 30। ये 3 सेक्शन जो दिखाई दे रहे हैं ना, 41, 42 मैचिंग कंट्रीब्यूशन के सेक्शन है। ये सीए फाइनल में है एंड सीएमए में है, ठीक। ये क्या है? 37 है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न GSTR 1। ये है GSTR 2 जिसकी कोई रिलेवेंसी रही नहीं, हटा दो। इसे कहते हैं GSTR 3B, वो पहला प्यार, इसे कहते हैं फर्स्ट रिटर्न। 44 को कहते हैं एनुअल रिटर्न। GSTR 9। 45 को कहते हैं फाइनल रिटर्न। GSTR 11। 40 को कहते हैं चिरकुट को नोटिस। चिरकुट को नोटिस यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फाइल GSTR, जिन्होंने GSTR नहीं फाइल किया उसको नोटिस। यहाँ पे है फाइन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GSTPN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर। 49 में है पेमेंट ऑफ GST। 50 में है इंटरेस्ट। ठीक। GSTR 1 एग्जैक्टली है क्या? ये आउटवर्ड सप्लाई, जो मैं सप्लाई करता हूं उसका डिटेल्स। ये इनवर्ड, जो मैंने परचेज किया
प्लस आउटवर्ड जो मैंने सेल किया, एंड ITC डिटेल्स, ये पूरा का पूरा महीने भर का चत्ता। पहला रिटर्न रजिस्ट्रेशन होने के बाद, एनुअल रिटर्न साल में एक बार, फाइनल रिटर्न जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तब ये रिटर्न आता है। ठीक, अब आपके मन में आएगा सर आपने इतने सारे बीच बीच में रिटर्न गायब हो गए, मैं सारे रिटर्न तुमको बताऊंगा। दादा के पास आए कुछ मिस नहीं होगा, भरोसा करो। जितना सिलेबस में उससे 2 गुना ज़्यादा ही पढ़ा के भेजूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। अरे बिट्टू से बात हुई क्या? बिट्टू कहाँ क्या कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसको ग्रुप से निकाल देते हैं। GSTR1, GSTR2, तो 2 तो रहा नहीं। आजकल एक 2A और 2B बड़ा फेमस होके रखा है, बाद में बात करेंगे। ये है GSTR3B, ये है GSTR4, ये है GSTR5, ये है GSTR5A, ये है GSTR6, सुबह भी तो नहीं आता है ना। GSTR7, GSTR8, GSTR9, GSTR10। रहने दो, जो आएगा वेलकम, नहीं आएगा भीड़ कम। इतना टेंशन नहीं पालेंगे लाइफ में, है ना, इतना टेंशन नहीं पालेंगे। नहीं बिट्टू यूए पे है। GSTR1 मैंने क्या बताया? जो भी आप प्रोडक्ट बेचोगे उसका डिटेल्स, आउटवर्ड सप्लाई, इसको कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई। जो भी बेचो उसका डिटेल्स। GSTR3 में इनवर्ड, जो मैं परचेज करूँगा, जो मैं सप्लाई करूँगा, आउटवर्ड जो मैं IT से लूँ उसका डिटेल्स। GSTR4 कौन सा है? ये उन लोगों के लिए जो कंपोजिशन स्कीम में है, उन लोगों को GSTR4 फाइल करना पड़ता है जो कंपोजिशन स्कीम 10 में है। 5 किसको फाइल करना होता है? NRTP को, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को। ये किसको फाइल करना पड़ता है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एसेस रिट्राइवल। सेक्शन 25 से कंपैरिजन करो, मज़ा आ जाएगा। ISD ये किसको करना? ISD। GSTR7 TDS वालों को, GSTR8 TCS वालों को, GSTR9 एनुअल रिटर्न है, सबको फाइल करना पड़ता है एनुअल, समझ मैक्सिमम लोगों को। GSTR10 जब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसको हम लोग कहते हैं फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न। और ये क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, UIN, 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 यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किसके लिए? वो जो फॉरेन एम्बेसी जो होती है ना, फॉरेन एम्बेसी जो जिसमें फॉरेनर लोग काम करते हैं, उनको इशू किया जाता है, फॉरेन एम्बेसी वालों के लिए। ये रिटर्न हो गया आपका। पूरा GST हाथ में दे दिया हूँ आपके, पूरा GST हाथ में दे दिया हूँ। सोच के देखो।
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया ना बेटा, अभी तो लिखाए थे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में था ना सेक्शन 25 में। अभी भी लिखाए थे। लीजिए लिख ली, क्या लिखना है ये बता दो पहले। ये लिख लीजिए, आराम से लिखिए, जितना बार मन उतना बार लिखिए। फॉरेन एम्बेसी, कॉन्सुलेट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उसे फॉरेन एम्बेसी वाले कहते हैं ना, उनके लिए ये। आर्टिकल में जो सेक्शन नहीं है उसका कोई रोल नहीं है, और उसके रोल को ढूंढना भी नहीं है आपको, ठीक है भवेश? ढूंढने की भी चेष्टा मत करना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़े। अब थोड़ा सा काम की बात करो। जब मैं जीएसटी की बात करता हूं, बेसिकली इन 4 वर्ड को आपको ध्यान रखना है। एक को हम कहते हैं सीजीएसटी, एक को हम कहते हैं एसजीएसटी, इसमें ही आ जाता है यूटीजीएसटी, फिर कहते हैं आईजीएसटी, एक कंपनसेशन सेस भी होता है, वो भी एक तरीके का टैक्स है। यह मैक्सिमम जो रेट है ना इनका, मैक्सिमम रेट जो सरकार फिक्स करके, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है काउंसिल के हिसाब से, 20, 40। देखो ध्यान से समझते हैं। स्टेप 1, मैं कहाँ पे हूँ? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मैं सप्लाई कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ? वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल। इस सप्लाई का क्या नाम दोगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। हाँ, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो लगेगा सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। जैसा मान लो सीजीएसटी 9% लगा तो एसजीएसटी भी 9% लगेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी विद इन द स्टेट है ना, तो ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं? बोला नहीं सर। पॉइंट नंबर 2, मैंने सप्लाई की वेस्ट बंगाल से यूपी में, अब मुद्दे में चेंज आएगा। मैंने वेस्ट बंगाल से यूपी में सप्लाई की है, तो ये कौन सा सप्लाई हो गया सर? ये हो गया इंटर हेड, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में कौन सा एक्ट आएगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी मान लो 18% लग गया, ये किसके पास जाएगा? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रख लेगी, ठीक है ना, फिर रखने के बाद ये दोनों बांट देगी, सेंट्रल अपने पास रख लेगी, स्टेट गवर्नमेंट को देगी। अब क्वेश्चन आएगा कौन से स्टेट गवर्नमेंट को देगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल को देगी या यूपी को देगी, तब आप याद रखना यूपी को देगी। किसको देगी? यूपी को देगी। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है, दिमाग में सेट कर लो, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसे हम लोग कहते हैं डीबीटी,
यानी कि जिस स्टेट में ख़त्म होगा उस स्टेट में। तो यहाँ पे सप्लाई कहाँ से हुई? वेस्ट बंगाल से। ख़त्म कहाँ हुई? कंज्यूम कहाँ? यूपी में। तो कौन सा स्टेट लेगा? यूपी। ठीक, मैं कहाँ हूँ? वेस्ट बंगाल। ठीक है ना? कहाँ भेजा हूँ? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है? यूनियन टेरिटरी है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं है, सेंट्रल के दायरे में आ जाता है। तो अंडमान निकोबार यूटी है और विद कोई स्टेट भी नहीं है, तो उस केस में भी IGST ही लगेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। पर अगर मैं तुमसे ये कहूँ चौथा कि अंडमान निकोबार से मैं अंडमान निकोबार में सप्लाई कर रहा हूँ, अंडमान से अंडमान निकोबार में सप्लाई कर रहा हूँ, अगर ध्यान से देखो तो यूटी विदाउट यूटी, तो ऐसे केसेस में यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, यूनियन टेरिटरी, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केसेस में क्या लगेगा? तब लगेगा CGST एंड UTGST, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। पर अगर मैं यहाँ पे 5वें में जाऊँ तो यहाँ दिल्ली है, दिल्ली टू दिल्ली में सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना? दिल्ली टू दिल्ली में सप्लाई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप ध्यान से दिल्ली टू दिल्ली में सप्लाई की बात करो तो दिल्ली क्या है? दिल्ली यूनियन टेरिटरी तो है, विथ स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे। दो है ना, यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर, दो जगह है, दो चीज़ें हैं, एक है पुडुचेरी और एक है आपका दिल्ली विथ स्टेट लेजिस्लेचर। केजरीवाल जी वहाँ हैं, बाकी तो तुम लोग समझदार हो, समझ ही रहे हो। तो ऐसे केसेस में क्या लगेगा? CGST एंड SGST, तो दोनों ही यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी अंडमान है और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? अंडमान जो है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है, तो वहाँ पे UTGST लग रहा है, पर दिल्ली क्या स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए वहाँ पे SGST लगता है, UTAT नहीं लगता है। मैं कहाँ पे हूँ? इंडिया। ये क्या है? USA। सामान यहाँ से आ रहा, तो मैं क्या बोलूँगा? इंपोर्ट। और इंपोर्ट के केस में क्या लगेगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट के केस में क्या लगेगा? IGST। क्या लगेगा? IGST। 6, मैं कहाँ हूँ? इंडिया। ये क्या है? UK। मैं सामान को इंडिया से UK भेज रहा हूँ, तो मैं इसे क्या बोलूँगा? एक्सपोर्ट। ठीक, क्या होगा? ये क्या हो गया? जीरो रेटेड। क्या हो गया? जीरो रेटेड। ऐसे भी जीरो रेटेड क्यों बोल रहा हूँ? जीरो रेटेड भी, और ये क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड है, तो इस केस में UK गवर्नमेंट टैक्स लेगी ना, इस केस में इंडियन गवर्नमेंट DBT है, तो ऐसे भी एग्जेम्प्ट भी बोल सकते हो, जीरो रेटेड भी बोल सकते हो। लॉजिकली सोचो तो UK है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो मैं तो टैक्स लगा ही नहीं सकता एक्सपोर्ट पे रूल के हिसाब से। तो हाँ सर, आप तो टैक्स लगा ही नहीं सकते। दादा यूटी कैसे डिसाइड करते हैं? यूटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल में डिसाइड होता है, पॉल्यूशन से डिसाइड होता है। सीए कर रहा है रे, पॉल्यूशन से डिसाइड करेगा यूटी। जो कब तो ईयर मार दिया तुमने तो।
इनका अरेस्ट करके इनकाउंटर कर देना चाहिए इसको। तो सही बोला तुम, सुप्रीम के इनकाउंटर कर देना चाहिए इसका। तो ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। हाँ, इंपोर्ट वाले केस में आरसीएम है राजीव, इंपोर्ट के केस में आरसीएम है। आरसीएम सरकार बाहर जाके थोड़ी पकड़ेगी किसी को। हम एक्सडी का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये लोग सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। चले रेट वाला चार्ट, रेट ये जो कंपनसेशन है ना, ये बेसिकली लग्जरी आइटम पे लगता है, लग्जरी आइटम पे लगता है, टॉबैको पे लगता है, और बोलो कैसा, अभी बताओ कैसा रहा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। आई बात समझ में, क्या पढ़ना है ये समझ में, ये घूम फिर के यही पढ़ना है। यही पढ़ना है। ये दिमाग में चला गया ना तो जीएसटी का बेस बन गया है, यही जीएसटी है। अब इसके बाद इसको एक्सप्लोर करेंगे, धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। सप्लाई एक्सप्लोर होगा, फिर कंपोजिट होगा, मिक्स होगा, चार्जेबिलिटी और आरसीएम एक्सप्लोर होगा, कंपोजिशन एक्सप्लोर होगा, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स सर्विसेज, ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये पूरा प्रैक्टिकल होगा। आईटीसी रजिस्ट्रेशन तो तुमको ऐसा लगेगा जब पढ़ेंगे तो लगेगा यार ये सब तो किया हुआ है, नया को तो कुछ है नहीं। बोलो। हाँ, ये पूरा जीएसटी का मैप है तुम्हारे सामने। बहुत बहुत ठीक। हम बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की। जिसे हम एटीओ कहते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर सारा रजिस्ट्रेशन इसी के ऊपर टिका है। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। बोला हाँ सर, नहीं हो सकता है। तो इसी के ऊपर जब पूरी की पूरी घटनाक्रम टिकी हो तो ये सबसे ज़्यादा इनको एकदम दिमाग में सेट कर लेना। माने ये इतना इम्पोर्टेंट है आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये एग्रीगेट टर्नओवर हम 2 सेक्शन में काम करेंगे।
हमें दो जगह काम आएगा, एक अंडर सेक्शन 10 में काम आएगा और एक अंडर सेक्शन 22 में काम आएगा। समझ गए? दो जगह हमको काम आएगा, एक सेक्शन 10 में काम आएगा, एक सेक्शन 22 में हम लोग को एग्रीगेट टर्नओवर का काम आएगा। और बिना इसके तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सबसे प्राइम पॉइंट होता है और रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है। बोलो ओके सर। एक सेकंड, फोन आ ही जा रहा है भाई, सबको मैसेज कर देता हूँ। फाइव स्टार है याद रखना। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स excludes, aggregate turnover includes all taxable supply। जितना भी आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे वो सारा का सारा इंक्लूड होगा। ऑल जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट वाला भी जो करेगा वो भी तो आप ही का टर्नओवर है ना। खुद सोच के देखो, ना, जो मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ और जो जीरो रेट वो मेरा ही टर्नओवर तो मेरा ही है ना। मैं अपने लिए, सबको अपने लिए सोचो, भावेश, अनीस, राजीव, सुप्रिया, सब अपने लिए सोचो, पुष्कर, सब अपने लिए सोचो। तो ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल जीरो रेटेड सप्लाई, ऑल एग्जाम सप्लाई, यानी कि आप जो टैक्सेबल सप्लाई करो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में जाएगा, जो जीरो रेटेड करो वो भी जाएगा। ऑल एग्जाम सप्लाई सब आएगा। एग्जाम सप्लाई में 3 सप्लाई, चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो वो भी आपका आ जाएगा, या नील हो या एग्जाम्प्टेड हो। यस, ऑल इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट करेंगे वो भी आएगा। ऑल इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है ना। ऑल इंटर स्टेट सप्लाई हैविंग सेम पैन नंबर, मेरा पैन से जितना भी है, जितना भी कर मैं सेम पैन, दूसरे का पैन होगा तो थोड़े मैं इंक्लूड करूंगा। ऑल इंटर स्टेट सप्लाई हैविंग सेम पैन नंबर ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो ऑल इंटर स्टेट सप्लाई हैविंग सेम पैन नंबर और ऑल इंडिया बेसिस। तो जितना भी मैं सप्लाई करूंगा, चाहे टैक्सेबल करूं या जीरो रेटेड करूं या एग्जाम करूं या इंटर स्टेट करूं, वो भी इंटर स्टेट किसके लिए बोला? सेम पैन नंबर, मेरे पैन नंबर से जितना है वो करूंगा, दूसरे के पैन नंबर वाला टर्नओवर में थोड़ी इंक्लूड करूंगा यार। लॉजिक है सर। एक्सक्लूड CGST, SGST, यार इसी के लिए तो टर्नओवर निकाल रहा हूं। मेरे घर में पार्टी होगी तो मैं अपने आप को थोड़ी इंक्लूड करूंगा। IGST, UTGST, कंपनसेशन सेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनवर्ड सप्लाई on which GST is paid under RCM। पॉइंट को समझना। जैसे ओमकार ने मुझे सप्लाई किया, बोला ठीक है सर, ओमकार ने मुझे सप्लाई किया, सप्लायर तो ओमकार है, सप्लायर इज लायबल टू पे GST। बोला हाँ, तो अगर ओमकार सप्लाई करेगा तो उसके आउटवर्ड सप्लाई हो तो उसका टर्नओवर है। बोला हाँ, पर हुआ क्या, ओमकार सप्लाई कर रहा है पर RCM में कर रहा है और विक्रम मियानी को GST देना है। तो मेरे लिए तो इनवर्ड सप्लाई परचेज है, पर GST कौन देगा? मैं दूंगा, RCM में है। तो मैंने कहा मैं अपने टर्नओवर में इसको इंक्लूड करूँ। बावले हो गए हो क्या? तू खाली टैक्स देने के लिए RCM में है, टर्नओवर तो ओमकार का ही रहेगा ना, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई तो ओमकार की है ना।
तो ऐसा इनवर्ड जो मैं परचेज करता हूं जिसमें मैं जीएसटी दे रहा हूं, तो मेरा टर्नओवर नहीं है, टर्नओवर तो वो सप्लायर का ही होगा, मेरा नहीं होगा। ये देखो, ये है एग्रीगेट टर्नओवर, एटीओ। इसी के ऊपर पूरा गेम चलेगा पूरे जीएसटी में, एटीओ। तो एटीओ में ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल जीरो डेटेड सप्लाई, ऑल एग्जाम सप्लाई, ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई अंडर द सेम पैन नंबर ऑन ऑल इंडिया बेसिस डज नॉट इंक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर द आरसीएम। एक खाली मैं नोट अभी दे दे रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं। अंडर सेक्शन 10 जब मैं कैलकुलेट करूंगा एटीओ को, तो इंक्लूड में एक चीज, एक्सक्लूड में मैं एक चीज और एक्सक्लूड करूंगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन लोन एडवांस। खाली सेक्शन 10 के कैलकुलेट, जब एटीओ कैलकुलेट करूंगा तो सेक्शन 10 के एटीओ के कैलकुलेशन में मैं इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन एडवांस, ये एग्जाम सप्लाई है, दिस इज एग्जैक्टली एग्जाम सप्लाई, ठीक है ना, एग्जाम सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई है, पर मैं इसे इंक्लूड है। खाली कब? जब सेक्शन 10 के लिए निकालूंगा, यानी कि कंपोजिशन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको 8वां या 9वां लेक्चर में, तब मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स दूंगा, पूरा डिटेल्स दूंगा आपको कि क्या ये चक्कर है। मजेदार है ना, सोचो कितनी छोटी चीज है। मैं आश्चर्य होगा, माने बच्चे इसको एग्जाम के पिछले दिन तक भी पूछते हैं, तो अरे एटीओ में ये आएगा कि नहीं आएगा, एटीओ में वो आएगा कि नहीं आएगा, एटीओ में, अरे भैया क्या पूछ रहे हो, ये तो पहले क्लास में याद हो जाना चाहिए। तो जीएसटी का एक ऐसा चाहिए दिमाग में सेट छप जाना चाहिए, इंक्लूड ये आएगा और ये नहीं आएगा। इसके लिए एग्जाम के लास्ट तक मोमेंट तक तुम इसके लिए लड़ाई करोगे क्या? बोलो, करोगे? कोई क्वेश्चन हो पहले पूछ लो, फिर आगे बढ़े। आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लो। इनवर्ड मतलब परचेज। जब मैंने ओमकार से परचेज किया तो मैं रिसिपिएंट टू ओमकार सप्लायर है, जीएसटी कौन देता है? ओमकार देता है। पर मैं आरसीएम में फंस गया हूं तो जीएसटी विक्रम बयानी देगा। तो विक्रम बयानी ने डिपार्टमेंट से पूछा, भाई जीएसटी तो मैं दे रहा हूं तो टर्नओवर भी मेरे में आएगा क्या? डिपार्टमेंट ने कहा, बावले खाली जीएसटी लेने के लिए तेरा नाम लिया है, टर्नओवर तो ओमकार का ही है, सप्लायर तो ओमकार ही है। ये सेक्शन 11 में एग्जाम्प्ट है बेटा। ये अंडर सेक्शन 11 जब पढ़ेंगे ना, बैंकिंग, अंडर सेक्शन 11 में बैंकिंग में ये सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है। ये एग्जाम सप्लाई है, फिर भी एग्जाम सप्लाई भी तो आती है ना, टोटल टर्नओवर में तो आती है, परंतु सेक्शन 10 वालों को ये एक्सक्लूड करने के लिए स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पर अगर मैं एटीओ सेक्शन 22 के लिए कैलकुलेट करूंगा ना, रजिस्ट्रेशन के लिए, तब ये लाइन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एग्जाम सप्लाई में ऐसे भी है ही वो, समझे? समझ गए? चलिए, इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म होता है आपका। अब आपका जीएसटी स्टार्ट करेंगे हम।